यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेलारूस को खुली धमकी दे रहे हैं। लुकाशेंको के पास रूस की युद्ध में मदद बंद करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, वरना यूक्रेन के सशस्त्र बल ये काम कर देंगी। बेलारूसी प्रचारकों के बीच उम्मीद के मुताबिक असली घबराहट है। तुम्हें होश में आने के लिए 1 हफ्ता है। हफ्ता हफ्ता अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, पूरी तरह पागल हो गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को धमकी दे रहा है। इसे क्या सूझा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी यूरोप से लौटे भी नहीं थे कि उन्होंने पहले ही उन यूरोपीय नेताओं पर विवादास्पद हमला कर दिया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अपमान किया और यूरोप से कहा कि वे अमेरिका को वे 350 अरब डॉलर दे दें जो जो बाइडेन ने कथित तौर पर यूक्रेन को युद्ध के लिए दिए थे। हमारी सेना ले लो, बस पैसे दे दो। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही मौका मिला यूरोपीय नेताओं पर हमला बोल दिया। इसी बीच ये नई जानकारी सामने आई है कि कैसे यूरोपीय नेता व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर यूक्रेनियों की पीठ पीछे रूसियों के साथ गुप्त बातचीत कर रहे थे। अब यूरोपीय परिषद अध्यक्ष कहते हैं कि रूसियों से संवाद सामान्य है, भले ही यूक्रेनियों को इसकी जानकारी ना हो। और अब हमारे पास युद्ध समाप्ति की वार्ता में एक नया पुराना मध्यस्थ भी आ गया है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। मैं अलेक्सी पेचिए हूं। हम अब इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही विश्व मीडिया ने यह लिखना शुरू किया कि यूरोपीय लोग डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन और यूरोप के बारे में मनाने में सफल रहे, कि खुद डोनाल्ड ट्रंप जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका लौटे तो उन्होंने एक बार फिर यूरोपीय लोगों पर आलोचना और अपमान के साथ हमला किया। आज इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने 21 और 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्धारित आधिकारिक यात्रा रद्द कर दी। राजनयिक भाषा में ये एक काफी जोरदार विरोध है और ये तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी टेलीविजन चैनल ला LA7 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस के एवियन ले बेने में हुए G7 शिखर सम्मेलन में कथित तौर पर उनके साथ फोटो खिंचवाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि मेलोनी अब उनकी प्रशंसक और दोस्त रहे। चलिए मैं समझाता हूं कि क्या हुआ। लाला 7 को दिए इंटरव्यू में जो 19 जून को प्रकाशित हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जॉर्जिया मेलोनी एवियन में हुए शिखर सम्मेलन में उनके पीछे पीछे भाग रही थी और उनके साथ फोटो खिंचवाने की गुहार लगा रही थी। और उन्होंने सिर्फ इतालवी प्रधानमंत्री पर दया करके ही ये मंजूरी दी। आगे मैं उनका उद्धरण पेश करता हूं। मैं ये ना भी करता, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई। शायद वो बहुत खुश थी। मैं खुश हूं कि मैंने उससे बस बात कर ली। मेलोनी ने सोशल नेटवर्क एक्स पर जवाब देते हुए ट्रंप के शब्दों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया। आगे उनका उद्धरण है। मैं सच कहूं तो हैरान हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों से ऐसा क्यों करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। दुख की बात है कि ट्रंप पश्चिम के दुश्मनों के प्रति ऐसी ही दृढ़ता नहीं दिखाते और उनके नेताओं के साथ कहीं ज्यादा नरम व्यवहार करते हैं। लेकिन एक बात उन्हें याद रखना चाहिए, न मैं न ही इटली कभी किसी से मिन्नतें करते हैं। ट्रंप शांत नहीं हुए और सुबह उठते ही ट्रूथ सोशल पर नया पोस्ट डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेलोनी बार बार उनके साथ फोटो लेना चाहती थीं और बताया कि वो इटली में लोकप्रियता खो रही हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ फोटो से मेलोनी की रेटिंग बढ़ सकती है। उनके अनुसार बिना इसके वो कोई नहीं है। तो नाराजगी आखिर किस बात की है? डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी से क्यों नाराज है? अब मैं उनका बयान बताऊंगा जिससे सब स्पष्ट होगा। इटली में उसकी लोकप्रियता शायद इसलिए घट रही है क्योंकि उसने अमेरिका को ठुकरा दिया, जबकि अमेरिका इटली से प्यार करता है और उसकी रक्षा करता है। जैसे जब हमने ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोका था, उसने हमें इतालवी हवाई अड्डों और रनवे का इस्तेमाल करने तक की इजाजत नहीं दी। इससे हमें बहुत बड़ी लॉजिस्टिक समस्याएं हुई। और अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर सैन्य जीत हासिल कर ली है, वो फिर से दोस्ती करना चाहती है ताकि अपनी रेटिंग्स सुधार सके। नहीं, धन्यवाद।
जैसा कहते हैं ये सिर्फ शुरुआत थी। अब शायद ही कोई हैरान होता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे चिड़चिड़े बूढ़े लगते हैं जो लगभग सभी का अपमान कर रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया, आप जानते हैं, अब तो ऐसे रेटिंग्स और कॉलम्स भी चलाने लगे हैं जिनमें बाकायदा गिनती की जाती है कि कितने हुए। अब दुनिया में शायद ही कोई नेता बचा है जिसे ट्रंप ने अपमानित नहीं किया हो। अब ये सूची लगभग खत्म हो गई है और आप चौंक सकते हैं या नहीं भी। लेकिन इस सूची में जिन्हें ट्रंप ने अभी तक अपमानित नहीं किया है, ज्यादातर युद्ध अपराधी हैं, तानाशाह हैं, जैसे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मातशताबू खामेनेई वगैरह। इन्हें वो अपमानित नहीं करते और सहयोगियों पर वो बस एक चिड़चिड़े दादाजी की तरह चिल्लाते हैं और काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये तो बस शुरुआत थी। कल ट्रंप ने सबको अपना नया प्रमुख राष्ट्रपति विमान दिखाया। ये वही विमान है जो कतर ने पिछले साल तोहफे में दिया था। और इसी विमान के सामने, जिसे उन्होंने चलती फिरती व्हाइट हाउस कहा, उन्होंने घोषणा की कि अब यूरोपीय देशों को वॉशिंगटन को 350 अरब डॉलर चुकाने चाहिए, जो उनके मुताबिक यूक्रेन को सैन्य मदद पर खर्च किए गए थे। पिछली जो बाइडेन प्रशासन के दौरान, खैर, ये लाखों बार साबित हो चुका है कि ना तो कोई 350 मिलियन थे, ना ही अरबों थे। लेकिन इस बात को छोड़ देते हैं। एंड्रयूज सैन्य अड्डे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ्रांस में यूरोपीय नेताओं को उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति का पैमाना याद दिलाया। उद्धरण, मैंने उनसे कहा, सोचिए, हमने आपको विमान, हर तरह के हथियार और दूसरी चीजें दी हैं जिनकी कुल कीमत 350 अरब डॉलर है। और बहुत कुछ दिया गया, बहुत कुछ बाइडेन ने यूक्रेन को दिया। और उन्हें इसके लिए भुगतान करना चाहिए था, जिसका मतलब है कि यूरोपीय लोगों को इसके लिए भुगतान करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा करने वाले नहीं थे। उन्होंने नहीं, किसी ने उनसे भुगतान को नहीं कहा, बस कहना था हमारा सैन्य सामान ले लो और भुगतान करो। बस हमारे लिए भुगतान करो। किसी ने नहीं पूछा। मैं कह रहा हूं, आपने भुगतान क्यों किया? किसी ने हमसे नहीं मांगा था सर। मैं पिछले वीकेंड यूरोपीय नेताओं के साथ था। हमने आपको 350 अरब दिए। इसे याद रखिए, हर तरह के हथियार और दूसरी चीजें। और उन्होंने पूछा क्यों? मैंने पूछा आपने क्यों नहीं किया? जवाब मिला, किसी ने पूछा ही नहीं। और उनके बयान के अनुसार जो बाइडेन प्रशासन बस मदद कर रहा था और यहां तक कि यूरोपीय सहयोगियों से भुगतान की मांग भी नहीं कर रहा था, जबकि उनके अनुसार उन्हें इसके लिए भुगतान करना चाहिए था। ट्रंप का एक और उद्धरण, सिर्फ यूरोपियों से कहना था हमें भुगतान कर दो। जब मैंने यूरोपियों से पूछा कि उन्होंने भुगतान क्यों नहीं किया, तो जवाब मिला, किसी ने हमसे नहीं कहा था सर। यहां याद दिला दूं कि फरवरी 2025 में ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी सहायता की रिपोर्टिंग की कमी की आलोचना की थी और अमेरिका के योगदान को 300 अरब डॉलर से अधिक बताया था, जो बाद में 350 अरब हो गया। और तब, यानी एक साल से भी ज्यादा पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इन आंकड़ों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, ये स्पष्ट करते हुए कि कुल राशि, मैं दोहराता हूं, उस समय तक यूक्रेन के लिए कुल सहायता राशि लगभग 320 अरब डॉलर थी, जिसमें से लगभग 120 अरब डॉलर यूक्रेन के भीतर ही वित्त पोषित किए गए थे और लगभग 200 अरब डॉलर अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच बांटे गए थे। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका की 67 अरब डॉलर की सैन्य सहायता और 31.5 अरब डॉलर की सीधी वित्तीय सहायता की ओर इशारा किया, यानी कुल मिलाकर लगभग 100 अरब डॉलर, लेकिन बिल्कुल भी 350 नहीं। अब एक साल हो गया, यूक्रेन को अमेरिका से 1 सेंट भी नहीं मिला। यूरोपीय देश अमेरिका से सारा हथियार खरीदकर यूक्रेन को देते हैं। अब यूक्रेन और यूरोप ने अपनी सप्लाई चेन इतनी बदल ली है कि वे ट्रंप की खुशामद नहीं कर रहे। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैक्रो ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अगस्त 2025 को एनकरेज, अलास्का में ये बात कही थी। उन्होंने बस कोशिश की थी कि व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन, डॉनबास, क्रीमिया और बाकी सब कुछ सौंप दे। यहां बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि ट्रंप आखिर बिना यूक्रेन की सहमति के पुतिन को डोनबास कैसे सौंपने वाले थे? वो आखिर कैसे यूक्रेन को ये इलाके देने के लिए मजबूर करने वाले थे? कई लोग इस बात से हैरान रह गए, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं। अभी जो स्थिति मध्य पूर्व में बन रही है वो काफी हद तक इसी जैसी है।
क्योंकि ट्रंप, मैं दोहराता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान डील में कुछ शर्तें जोड़ी थीं। ये शर्त थी कि इजराइल लेबनान में युद्ध बंद कर देगा। नेतन्याहू बोले, हमें तुम्हारी डील से कोई मतलब नहीं, इसका पालन जरूरी नहीं। लेकिन ट्रंप पैर पटकते, घबराते और गुस्सा होते हैं। कहते हैं, इजराइल फिर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला क्यों कर रहा है? मैंने कहा था, इजराइल अब हमला नहीं करेगा। इसके अलावा उस समझौते में जो ट्रंप ने ईरान के साथ साइन किया था, लिखा है कि इजराइल को अपनी सारी सेना लेबनान की जमीन से हटानी होगी। क्या ट्रंप ने नेतन्याहू या इजरायलियों से पूछा था कि इसे समझौते में शामिल किया जाए? नहीं, उन्होंने नहीं पूछा। ट्रंप इसी तरह बेशर्मी से असल में अपनी कूटनीति चलाते हैं। तो अब यूरोप पर लौटते हैं। रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम एक सस्ता, लंबी दूरी का हथियार बना रहा है जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो सकेगा और इसमें अमेरिका के पुर्जों या डेटा की जरूरत नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण है। आने वाले महीनों में यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन में 3 बड़ी कंपनियों की 3 बैलिस्टिक प्रणालियों का परीक्षण होगा। ये है MBDA, MGI इंजीनियरिंग और रोट्रॉन एरोस्पेस। और अगर परीक्षण सफल रहते हैं तो इन्हें इसी साल मोर्चे पर भेजने की योजना है। संक्षेप में इसका उद्देश्य स्टॉर्म शैडो मिसाइल का सस्ता विकल्प बनाना है जिसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सके। और ब्लूमबर्ग लिखता है कि ब्रिटेन सरकार की मुख्य शर्त यह है कि ये नई मिसाइलें अमेरिका से स्वतंत्र रूप से काम करें। और स्टॉर्म शैडो के विपरीत इनमें कोई अमेरिकी पुर्जे नहीं होंगे और ना ही इन्हें अमेरिकी डेटा की जरूरत होगी। यहां बताना चाहूंगा कि लंदन सहित यूरोपीय राजधानियों में ट्रंप के यूरोप से हटने पर काफी चिंता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे अधिक से अधिक स्वतंत्र बनेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बेलारूस को सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहे हैं और लुकाशेंको को 1 हफ्ते का समय देते हैं कि वे बेलारूस पर हमलों को रोकें। लेकिन इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी लिखें और इस एपिसोड को जरूर लाइक करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेट्रियन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही टेलीग्राम में मेरा एक बंद समुदाय बना है जिसका नाम है पिची इनसाइट। मैं आपको वहां बहुत कम शुल्क पर आमंत्रित करता हूं, जहां हम किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। वहां सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए बंद स्ट्रीम्स होंगी, जहां हम YouTube के भविष्य के एपिसोड्स के आइडियाज पर चर्चा कर सकते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं जिनका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर आप सिर्फ एक बार समर्थन करना चाहते हैं तो सभी लिंक, सभी डिटेल्स, चाहे वो बंद कम्युनिटी के लिए हो या डोनेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स फॉलो करें, लिंक वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर भी उदाहरण के लिए ऐसे कंटेंट आते हैं जो हमेशा यहां YouTube पर नहीं दिखते। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बेलारूसी प्रचारक अजारेंका का वीडियो दिखाऊंगा जो बेलारूस के सोनोव्योव जैसे हैं पर थोड़ा कम स्तर के। देखिए उससे कितना गुस्सा है। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, होश में आ जाओ। हफ्ता, अब तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो। तुम तो पूरी तरह बेकाबू हो गए हो। अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी धमकी देने लगे हो। घिनौना परजीवी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो की बमबारी में उड़ान भरी थी, तब तुम्हारा पियानो बजाने लायक भी नहीं उगा था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको सेना, रक्षा और मिसाइल बलों को तैयार कर रहे थे जब तुम पहले चैनल पर सोलोव्योव के लिए नाच रहे थे, गैल्किन के साथ मिलकर। फिर नशे में इतना धुत होता था कि होश नहीं रहता और उल्टी कर देता था। आईगा कितनी घटिया इंसान है। और यह सब तब हुआ जब अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, स्लाव लोगों की हत्या बंद करनी चाहिए। तुम तो स्लोवेनियन नहीं हो, स्लाव आदमी इंसान नहीं है, सिर्फ एक घटिया इंसान। जूं। कुल मिलाकर हुआ क्या? व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि तथाकथित बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पास सिर्फ 1 हफ्ता है ड्रोन के लिए रिले उपकरण हटाने के लिए जो रूसी संघ के ड्रोन हमलों को यूक्रेनी शहरों पर निर्देशित करते हैं, वरना ये काम कीव खुद करेगा। फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। आज उसके टावरों पे उसके पास रिले उपकरण लगे हुए हैं।
रूसी रिले उपकरण, बेलारूसी, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? उसके इलाके में यूक्रेन से लगते 2 सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ वहाँ ऐसी तकनीक है जो यूक्रेनी आबादी पर फायर को निर्देशित करती है, खासकर आम लोगों पर। वहाँ हमारा मोर्चा अभी मजबूत नहीं है जहाँ यूक्रेन और बेलारूस हैं। वहाँ नागरिक मारे जा रहे हैं और टावरों पर रिले उपकरण हैं। क्या वो इन्हें हटा सकता है? फिर ऐसे शब्दों का क्या मतलब है कि वो युद्ध नहीं चाहता? उसे ये तकनीक हटा देनी चाहिए, उसे ये तकनीक बंद कर देनी चाहिए। मुझे लगता उसके लिए 1 हफ्ता काफ़ी है ये सब करने को। क्योंकि मैं हफ्ता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब हर दिन ऐसा है। इसी वजह से हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं। अगर वो ये नहीं करता है तो हम करेंगे। और ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण के लिए उसके तेल को रिफाइनरियां परिशोधित करती हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं ताकि रूसियों के पास तेल बेचने का मौका ना हो और उसी के अनुसार अपनी सेना को डीजल और तेल न दे सकें, क्योंकि ये सब कुछ हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आज वो मुख्य आपूर्ति करता है, या रूसी सेना के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यही लुकाशेंको, यही बेलारूस। क्या इसे रोका जा सकता है? मुझे यकीन है ये उसी के बस में है और वही इसे नियंत्रित करता है। ये लुकाशेंको का जेलेंस्की पर टिप्पणी के लिए माफी मांगने पर जवाब था और यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार बेलारूस रूसी सेना के लिए तेल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। और आगे एक और उद्धरण है, क्या इसे रोका जा सकता है? मुझे यकीन है यह उसके बस में है। इससे पहले बेलारूसी तानाशाह लुकाशेंको ने अल अराबी चैनल को इंटरव्यू में व्लादिमीर जेलेंस्की से तीखे शब्दों के लिए माफी मांगी थी। उन्होंने भरोसा दिया कि मिन्स्क युद्ध में शामिल नहीं होगा। कुल मिलाकर इंटरव्यू में निराशा झलक रही थी, जैसे कह रहे हो हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे वरना बेलारूस का कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ खुद लुकाशेंको की बहुत चालाक योजना है जिसे मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लुकाशेंको के अनुसार अगर बेलारूस युद्ध में शामिल होता है तो रूस के लिए मोर्चा 1,500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा और उद्धरण है, हम रूसियों के साथ मिलकर इस हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। लुकाशेंको ने यह भी स्वीकार किया कि सैन्य दृष्टि से बेलारूस बहुत कमजोर है और यूक्रेनी सेना के सामने पूरी तरह खुला पड़ा है। तो अगर चाहें, आगे उद्धरण है, अगर यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं चाहें तो देश की मुख्य जीवनदायिनी सुविधाएं उनके हमले की जद में आ जाएंगी, मतलब वे उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब है कि वे उनके हमले की जद में आ जाएंगे। लेकिन बात बेलारूस की हो रही है। लुकाशेंको ने यह भी कहा कि बेलारूस की जनता और सेना किसी भी युद्ध को स्वीकार नहीं करती और उसमें भाग नहीं लेना चाहती। लुकाशेंको ने 29 मई को अस्ताना में यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की बैठक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति पर तीखी टिप्पणी की थी। मुझे नहीं पता किस कारण, लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था। हो सकता है वहां कुछ हुआ हो, कुछ फूंक लिया हो और वे ऐसे बयान देने लगते हैं। ये जेलेंस्की के बारे में था। हाल ही में लुकाशेंको ने अल अरबिया को इंटरव्यू में कहा, अगर व्लादिमीर अलेक्जेंड्रोविच को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि लुकाशेंको सिर्फ मॉस्को हमलों को नहीं देख रहे, बल्कि समझ रहे हैं कि इससे उन्हें क्या खतरा हो सकता है। अगर यूक्रेन सच में बेलारूस पर हमला करना शुरू कर देता है, लुकाशेंको युद्ध के बाद की यूरोप की व्यवस्था के बारे में भी सोच रहे हैं और एक बार फिर से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लुकाशेंको बेलारूस में इतने समय तक सत्ता में रहे क्योंकि युद्ध से पहले वो लगातार संतुलन बनाते रहे। कभी वो यूरोपियों से दोस्ती करते हैं, कभी मॉस्को से, फिर से यूरोपियों से, फिर से मॉस्को से, फिर चीन से, और इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। और अब लुकाशेंको एक बार फिर यूरोप में माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं किस्मत उनका साथ दे रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान उन पर है और वो इसे समझते हैं। इंटरव्यू में लुकाशेंको ने माना कि वे यूरोपीय संघ से संबंध सुधारने में वॉशिंगटन की मदद चाहते हैं और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कीव, वार्सो और विल्नियस को पत्र भेजे हैं जिसमें बेलारूसी पोटाश के ट्रांजिट को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिका सच में बेलारूस को अलगाव से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को अच्छी तरह याद है कि 2022 में बेलारूस की ही जमीन से मिसाइलें दागी गई थीं और रूसी सेना वहां से आई थी और लुकाशेंको, जैसा कि कहते हैं, इस सब से बच नहीं पाएंगे।
इसी बीच यूरोपीय संघ में रूसियों से संबंधों को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। यूरोपीय परिषद अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा ने गुप्त रूप से क्रेमलिन से संपर्क कर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की कोशिश की। आज जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने बिना सभी यूरोपीय संघ देशों को पहले से सूचित किए रूस के साथ राजनयिक चैनल खोलने की कोशिश क्यों की, तो कोस्टा ने कहा कि उनके बीच सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक अच्छी और उपयोगी चर्चा हुई थी। मॉस्को के साथ संवाद से उनका यही मतलब है। आगे उद्धरण है, मैं जोर देता हूं, यूरोपीय संघ यूक्रेन के पक्ष में है। हम युद्ध के दौरान यूक्रेन के साथ हैं और हम युद्ध के बाद भी यूक्रेन के साथ रहेंगे। कोस्टा ने माना कि फिलहाल गंभीर वार्ता के लिए रूस की तैयारी के कोई भरोसेमंद संकेत नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने मॉस्को वासियों से बात की लेकिन वे वार्ता को तैयार नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपने कार्यालय के माध्यम से एक राजनयिक चैनल बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि यूरोपीय संघ स्वतंत्र रूप से रूसी संदेशों को समझ सके और अपनी स्थिति सीधे मॉस्को तक पहुंचा सके। लेकिन कोस्टा का ये व्यवहार जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को पसंद नहीं आया, जो मॉस्को वासियों के साथ अपना वार्ताकारी रुख तय कर रहे हैं। इस पर एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि विभिन्न राजनयिक मंचों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए या एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। आगे उनकी एक और टिप्पणी है, बिल्कुल, इच्छुक देशों का गठबंधन और उसके नेता भी सुरक्षा गारंटी के मामलों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही यूरोपीय संघ के हितों की रक्षा यूरोपीय संघ की संस्थाओं को संघ की संधियों के अनुसार करनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि यूरोपीय संघ में महीनों से चर्चा है कि व्लादिमीर पुतिन से संपर्क होना चाहिए या नहीं, ऐसे संपर्क किस रूप में हो सकते हैं और ये संवाद किसे करना चाहिए। तो ब्रुसेल्स में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने एंटोनियो कोस्टा की क्रेमलिन से संपर्क स्थापित करने की पहल को लेकर संदेह जताया, यानी सीधे पूरे यूरोपीय संघ की तरफ से। यूरोपीय परिषद प्रमुख ने सभी 27 यूरोपीय संघ सरकारों की ओर से काम किया। हालांकि कुछ अन्य यूरोपीय नेताओं ने विशेष रूप से उनका समर्थन किया उनकी स्थिति का, यानी यूरोप अभी पूरी तरह दो खेमों में बटा हुआ है। कुछ लोग मैक्रो और मर्ट्स के विचार का समर्थन करते हैं कि मॉस्को पर दबाव डालकर रूसियों को बातचीत के लिए मजबूर किया जाए, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं, देखो, एंटोनियो कोस्टा पहले से ही मॉस्को वालों से शानदार तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो शायद दबाव डालने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने कहा कि पोलैंड कभी भी उस स्थिति से सहमत नहीं होगा जिसमें सुरक्षा और रूस के साथ संबंधों से जुड़े फैसले बड़ी ताकतें पोलैंड की भागीदारी के बिना ले। आसान भाषा में वे कह रहे हैं कि पोलैंड के बिना फैसला हुआ तो हम नहीं मानेंगे। अब भगवान ना करे कि यूरोपीय लोग रूसियों से बात करें या ना करें, इस पर आपस में झगड़े। पहले खबर थी कि यूक्रेन और अमेरिका रोज बातचीत कर रहे हैं और अमेरिकियों ने फिर से अनौपचारिक संपर्क बना लिए हैं। तो अब ये साफ है कि मॉस्को के साथ बातचीत फिर भी चल रही है। अंत में मैं एक दिलचस्प खबर बताऊंगा। व्लादिमीर जेलेंस्की ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की पहल पर रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए सहमति जताई है। नेताओं ने एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में मिलकर कूटनीति शुरू करने पर चर्चा की, जबकि लूला ने दूतावास से संपर्क का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के साथ उन्होंने कहा कि मैं उन सभी से बात कर सकता हूं। जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता फिर से शुरू करने और व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक आयोजित करने का आग्रह किया, जिसे क्रेमलिन फिलहाल अस्वीकार कर रहा है। लेकिन लूला डे सिल्वा ने कहा कि पहले कीव ने उनकी पहलों में रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अब वो सहमत हो गया है। वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों, जिसमें रूस और चीन भी हैं, के सभी नेताओं से बात कर चुके हैं। वे नए संपर्क बनाने का सोच रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि इससे पहले लूला दे सिल्वा ने चीन के साथ 2023-24 में शांति पहल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो पहल नतीजे पर नहीं पहुंची। अब लूला दे सिल्वा पश्चिम के साथ साथ मॉस्को और बीजिंग से भी संपर्क में हैं, और इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत वे वास्तव में सभी पक्षों से संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी तरह की वार्ता आयोजित करने की कोशिश की जा सके।
तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरी तरह से अलग अलग राजनयिक मोर्चे सक्रिय हो गए हैं ताकि वाकई सर्दियों तक रूसियों के साथ कुछ हद तक रचनात्मक वार्ता करने की कोशिश की जा सके। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है। इसके लिए सभी लिंक और डिटेल्स दिए गए हैं। कैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना डोनेशन भेज सकते हैं उसकी जानकारी वहां दी गई है। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा। अलविदा।